युद्ध की स्थिति थी और लगातार शहर बमबार, हवाई जहाज, टैंक इन सब परिदृश्य से घिरा हुआ था। एक शहर में लगातार युद्ध की स्थिति हो रही थी और एक बच्चा अपनी माँ के साथ अपने घर से बाहर जा रहा था। उसके घर को भी बम से काफी क्षति पहुंची थी। इसके बाद वो बच्चा उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाता है और लगातार अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है और आखिर में जाकर वह विश्व का एक महान खिलाड़ी बनता है। नमस्कार, मैं अन्वेश पांडे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इस एपिसोड में आपको महत्वपूर्ण खेल सम्मान से संबंधित जानकारी दी जाएगी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं सबसे पहले उस घटना का मैं समीक्षा करना चाहता हूं जिसके बारे में मैं पहले भी बता रहा था आपको। कि बताइए, ऐसी स्थिति हो जिसमें लगातार युद्ध हो, पूरा शहर युद्ध से जल रहा हो, एक छोटा बच्चा इस स्थिति से अपने आप को उबरने का प्रयास कर रहा हो और वो विश्व का महान खिलाड़ी बन जाए। इस बात को दिखाता है कि यदि आप में साहस है, यदि आप में क्षमता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं नोवाक जोकोविच की, जिन्होंने इस वर्ष अमेरिकन ओपन में अंतिम ग्रैंड स्लैम जीतकर कुल 24 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को उन्होंने जीता है। तो मैं इसी समाचार के साथ प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा आप बोर्ड में देख रहे हैं, मैंने हेडिंग भी लगाया है और वो हेडिंग है आपका नोवाक जोकोविच 24 नॉकआउट। ये मैंने जानबूझकर हेडिंग लगाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक महान खिलाड़ी बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। युद्ध की स्थिति से अपने आप को वरना और फिर एक विश्व के महान खिलाड़ी के रूप में अपने आप को साबित करना, ये कोई कोई खेल नहीं है, बहुत बड़ा प्रयास है। और ये हर प्रतियोगिता परीक्षा के छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि आप भी लगातार संघर्ष करें तो सफल हो सकते हैं। इस समाचार को मैं प्रारंभ करता हूं। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। उन्होंने क्या किया है, अभी जो अमेरिकी ओपन हुई है, आपको मालूम है कि ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, मैं इसकी चर्चा करूंगा बाद में। तो अमेरिकी यूएस ओपन जो है, यूएस ओपन का उन्होंने पुरुष सिंगल का 24वां अपना ग्रैंड स्लैम जीता। इसका मतलब ये हुआ कि नोवाक जोकोविच के द्वारा यूएस ओपन में प्रतियोगिता को जीता गया है और यह उनके कैरियर का 24वां ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से वो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ियों की श्रेणी में आ गए हैं। इसके पहले अमेरिका की महिला खिलाड़ी, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ने 23 प्रतियोगिता जीती है, जैसे आप देख रहे हैं 23 प्रतियोगिता जीती है और उसको उन्होंने पछाड़कर 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसे आपको जानकारी रखनी चाहिए कि नोवाक जोकोविच जो है वो 24 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत चुके हैं और ये एक महत्वपूर्ण समाचार है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अगर हम इसके आगे और जानकारियों को इकट्ठा करें तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो ग्रैंड स्लैम जीता है वह 24 ग्रैंड स्लैम है। इसमें ध्यान रखना है, नोट में मैंने स्पष्ट किया है, यूएस ओपन जो है वो यूएस ओपन का प्रारंभ किया गया था 1881 में, विंबलडन का प्रारंभ था 1887 में, फ्रेंच का था 1891 में और ऑस्ट्रेलिया ओपन का था 1905 में। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रतियोगिता जो है उसको क्रम में सेट कीजिए। ध्यान रखना आपको है सेट करने में, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन को आप नंबर 1 याद रखिए। इसके बाद जो होता है वो फ्रेंच ओपन होता है, ये हो गया नंबर 2। इसके बाद विंबलडन होता है, इसको याद रखिए आप नंबर 3। और अंत में होता है यूएस ओपन, उसको याद रखिए नंबर 4। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही बताया कि इस साल के अंत में जो 24वां ग्रैंड स्लैम है उनका वो यूएस ओपन का है और इसके माध्यम से वो प्रतियोगिता 24 ग्रैंड स्लैम में जीत चुके हैं। अगर मैं इनके पूरे करियर की बात करूं तो आप इनके करियर को देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने खिताब को जीता है। जैसे नोवाक जोकोविच की खिताब जो है
वो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया ओपन उन्होंने 10 बार जीता है, फ्रेंच ओपन उन्होंने 3 बार जीता है, विंबलडन उन्होंने 7 बार जीता है और यूएस ओपन उन्होंने कितना बचा है, 4 बार जीता है। तो ये मैं वर्ष भी बता दिया हूं, वो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में काम देगा। तो नोवाक जोकोविच के जो महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है, आप इसे याद रखें, बहुत काम देगा। साथ साथ मैंने उनके पूरे करियर के बारे में जानकारी रख रखा है कि आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे नोवाक जोकोविच के जो करियर है उसमें उसकी जो पूरी जानकारी है वो ये है, टूर्नामेंट और खिताब, जैसे ग्रैंड स्लैम उसने कितने कितने जीता, 24। एटीपी फाइनल कितना जीता उसने, 6। एटीपी मास्टर्स 39, एटीपी टूर 15 और एटीपी टूर 250 12। इतना खिताब उन्होंने जीता है। तो हो सकता है कि ये सब महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इसमें ग्रैंड स्लैम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है। इसलिए मैंने पूरा करियर उनका समझा दिया आपको कि कैसे कैसे आपको याद रखना है कि कैसे कैसे उन्होंने जीता है। इसके अतिरिक्त दो और महान खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर, मैं उनके बारे में जानकारी आपको दे दूं। उन्होंने भी जो प्रतियोगिता महत्वपूर्ण जीती है उसका मैंने एक चार्ट तैयार किया है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे राफेल नडाल का मैंने चर्चा किया सबसे पहले, तो अगर राफेल नडाल पर आप ध्यान से देखते हैं तो राफेल नडाल जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है उन्होंने 2 बार जीता है, फ्रेंच ओपन उन्होंने 14 बार जीता है, विंबलडन उन्होंने 2 बार जीता है और यूएस ओपन उन्होंने 4 बार जीता है। इस प्रकार से उन्होंने भी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जीती है। तो आप देख सकते हैं 4 4 2 14, 14 2 कितना हो गया, 16, 16 2 कितना हो गया, 18, 18 4 कितना हो गया, 22। तो इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये 16 16 2 18, 18 4 22, 22 खिताब उन्होंने भी अब जीता है, महत्वपूर्ण, इसलिए उनको भी ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त मैंने एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी को आपके सामने रखा है, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं टेनिस के, तो इनके बारे में मैंने बताया है क्योंकि ये सब प्रतियोगी हैं एक दूसरे के। तो रोजर फेडरर ने 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, फ्रेंच ओपन 1, विंबलडन 8 और यूएस ओपन 5। इस तरह से मैंने 3 खिलाड़ियों की समीक्षा कर दी है, नोवाक जोकोविच से लेकर रोजर फेडरर तक। आपको याद रखना है कि कब कब उन्होंने प्रतियोगिता को जीती है। इसके बाद हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण समाचार की ओर आगे बढ़ते हैं और वो ये है सम्मान से संबंधित। दादा साहब फाल्के सम्मान हम सभी जानते हैं फिल्म क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो उसके जो महत्वपूर्ण खंड है वो मैंने आपके सामने रखा है। जैसे दादा साहब फाल्के सम्मान जो है, याद रखना है, भारत सरकार की ओर से दिया जाता है, यानी इसे कौन देता है, भारत सरकार, है ना। तो ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। याद रखना है कि दादा साहब फाल्के सम्मान सिनेमा क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम किया हो, फिल्म क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, और यह सम्मान भारत सरकार द्वारा दी जाती है। इसे कब स्टार्ट किया गया था, 1969 में दिया गया था और 1969 में इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ जोड़ दिया गया था। आपको मालूम है पिछले वीडियो में मैंने बताया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप उस वीडियो को देखिए, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, जब 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किया जा रहा था 1969 में, तो दादा साहब फाल्के सम्मान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ जोड़ दिया गया और जोड़ के ये प्रारंभ किया गया। और सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को, हिंदी क्षेत्र में हिंदी फिल्म में महत्वपूर्ण काम के लिए देविका रानी को यह सम्मान दिया गया था। इस सम्मान में 10 लाख रुपया दिया जाता है और एक स्वर्ण कमल प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2-3 बात महत्वपूर्ण है। नंबर 1, दादा साहब फाल्के सम्मान भारत सरकार को दी जाती है। यह सम्मान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाती है। इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कब जोड़ा गया था, 1969 में, जब 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित हुआ था। और पहली बार किसको दिया गया था, देविका रानी को, हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए। तो ये याद रखना हम लोग को दादा साहब फाल्के सम्मान के संदर्भ में, तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में काम देगा। उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ विशेष
अतिरिक्त जानकारी रखा हूं जो आपके लिए है। ये है कि यह सम्मान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित है। इसको स्पॉन्सर्ड कौन करती है? फिल्म समारोह निदेशालय स्पॉन्सर्ड करती है। दोनों भारत सरकार की संगठन के रूप में है। मंत्रालय तो ये हो गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और ये निदेशालय है जो इसके अधीन काम करती है। तो फिल्म समारोह निदेशालय इसको स्पॉन्सर्ड करती है, यानी प्रायोजित करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दादा साहब फाल्के सम्मान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नंबर 2, इसको स्पॉन्सर्ड करती है फिल्म समारोह निदेशालय। नंबर 3, इसे 1969 में शामिल किया गया इसके साथ। उसके बाद इसके तहत किसको किसको दिया गया, तो जैसे 69 जो 67वां दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया था रजनीकांत को, और 68 जो दिया गया था वो आशा पारेख को। ध्यान रखना है उसमें जब घोषणा की गई थी तो कोविड था। जैसे रजनीकांत को 2019 के लिए दिया गया था और आशा पारेख को 2020 के लिए दिया गया था, लेकिन सम्मान उन लोग को बाद में दिया गया। जैसे 2021 में दिया गया रजनीकांत को और आशा पारेख को 2022 में दिया गया। इसमें कई लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि कोविड-19 के कारण इस सम्मान को प्रदान करने में देरी हुई, यद्यपि घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद अब तक कुल कितने को मिला है, तो 53 व्यक्तियों को फिल्म क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के सम्मान को यदि हम ध्यान से पढ़े तो 4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को परीक्षा के दृष्टिकोण से निकाला जा सकता है। जैसे यह सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया? देविका रानी को। इस सम्मान को किसके साथ जोड़ा गया? राष्ट्रीय फिल्म सम्मान के साथ। कब से स्टार्ट किया गया? तो 1969। और अब तक कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 53। ये कुछ महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ करंट को भी मैंने जोड़ दिया है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण सम्मान को आप जानकारी रखिए, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्मान की ओर आगे बढ़ते हैं। वो अभी सितंबर माह में घोषित की गई है, इसी महीने में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। शांति स्वरूप भटनागर सम्मान, डेट भी जानबूझ के लिख दिया है। 11 सितंबर 2023 को घोषणा की गई, यानी कुछ दिन पहले। इसको कौन घोषित करती है? CSIR। कौन घोषित करती है? CSIR। इसके तहत कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 11 व्यक्तियों को। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, सभी मेल हैं कि 11 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। और यह सम्मान किस क्षेत्र में जाता है? विज्ञान और तकनीक में विशिष्ट योगदान के लिए भारतीयों को सम्मान दिया जाता है, जिसके कुल कितने क्षेत्र होते हैं? 7 क्षेत्र। कितने क्षेत्र होते हैं? 7। तो इसमें अभी तक कितना क्वेश्चन निकला कि शांति स्वरूप भटनागर सम्मान किस संगठन द्वारा दी जाती है? CSIR। इस बार कितने व्यक्तियों को दिया गया? 11 व्यक्तियों। यह किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए। भटनागर सम्मान के कुल कितने क्षेत्र होते हैं? तो 7 क्षेत्र होते हैं। इसके बाद मैंने लिस्ट बता दिया है किसको किसको दिया गया है, तो आप लिस्ट को देख सकते हैं। मैंने एक लिस्ट आपके सामने रखा है, तो आप लिस्ट को देख सकते हैं। 7 क्षेत्र की लिस्ट मैंने रखा है। विजेताओं का नाम आप उसको याद कर सकते हैं। इसमें जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, इस तरह से और भी कई क्षेत्र हैं जो अगले पेज में है, मैं उसको दिखाता हूं। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम दिखाते हैं, जैसे गणित विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। इसमें 7 क्षेत्र में अलग अलग वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो ध्यान रखना है इस पुरस्कार के तहत कि कुल जो है इसके अंतर्गत बात करें तो कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 11 व्यक्तियों को सम्मान दिया गया है। कितने क्षेत्र के लिए? 7 क्षेत्र के लिए। कौन सी संगठन देती है? CSIR। इसके बाद कुछ विशिष्ट जानकारी दी गई है इस पुरस्कार के बारे में, जो मैं आपको दिखाता हूं, जो परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए इसको। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, इसमें यह सम्मान 7 श्रेणियों में दी जाती है, मैंने पहले ही बताया आपको। इसमें भारत के नागरिकों को दिया जाएगा। दूसरा, भारत के प्रवासी नागरिकों को भी दिया जाएगा। तीसरा, भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। इन तीनों का अंतर मैं आगे बताया हूं।
यानी 7 श्रेणियों में सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान भारत के नागरिकों को मिलता है, भारत के प्रवासी नागरिकों को मिलता है और भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। मूल रूप से यह भारत के लोगों को ही दिया जाता है, या तो वो भारत के नागरिक हैं, या तो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशी नागरिक हैं, या फिर वे भारतीय जो विदेश में हैं और उनकी दोहरी नागरिकता है वो भारत में भी है। तो इन 3 श्रेणियों के व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है विज्ञान में और तकनीक में विकास के लिए। सीएसआर का फुल फॉर्म लिखा गया आपको, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1942। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1942 में की गई थी, मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। तो इस तरह से आपको इसके बारे में जानकारी मिल गया कि आखिर में CSIR जो मैं बार बार चर्चा कर रहा था वो क्या है, तो ये आपको जानकारी मिली। अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो इसके बारे में अदर जो जानकारी है, जैसे मैंने बताया था कि भारत के प्रवासी नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति, तो इन दोनों में क्या अंतर है, मैं आगे दिखाता हूं इन दोनों में क्या अंतर है। तो उसको देखिए, पहले तो सम्मान में ध्यान रखना है कि जो भटनागर सम्मान है, वो भटनागर सम्मान कब प्रारंभ किया गया था? 1958। इसमें 5 लाख रुपया कैश मिलता है और प्रत्येक महीना 15,000 रुपया भी प्रदान किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि 1958 में स्टार्ट हुआ, दूसरा 5 लाख कैश मिलता है और पर मंथ इसमें 15,000 रुपया भी प्रदान किया जाता है। तीसरी बात, यह पुरस्कार प्रधानमंत्री के द्वारा वितरित किया जाता है। अक्सर पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा वितरित होते हैं, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आप याद नहीं रखिएगा तो राष्ट्रपति टिक कर दीजिएगा। याद रखना है कि भटनागर सम्मान CSIR घोषित करती है, प्रदान करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। इसके बाद जैसे मैं बता रहा था क्या अंतर है, तो यही आपका है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब है भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जिनके माता पिता या पूर्वज भारतीय हों। इसका जो अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है तो भारतीय मूल के, उनकी पूरी फैमिली एक तरह से इंडिया में है, लेकिन वो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि उनकी नागरिकता कहाँ है? ब्रिटिश नागरिकता है। उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो कहाँ के हैं? ब्रिटिश नागरिक। तो अगर वो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करे तो उन्हें भटनागर सम्मान दिया जा सकता है। तो मैंने बताया था ना, प्रवासी भारतीय जो विदेश में प्रवास कर रहे हैं लेकिन नागरिकता विदेश की है, उन्हें, या वैसे लोग इसके बारे में OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक सुविधा थी, या कह सकते हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करने की सुविधा थी, जिसका उद्देश्य था उन भारतीयों को भारत से जोड़ना जो विदेशों में हैं और भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन भारत में उनको तरजीह नहीं दी जा रही है। इसे ध्यान में रखकर इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसमें होता यह है कि विदेशी जो नागरिक होंगे उन्हें भारत की भी नागरिकता दी जाती है, ताकि वो भारत में आकर रिसर्च कर सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उनकी नागरिकता नहीं छीनेगी। वो अगर ब्रिटिश नागरिक है तो ब्रिटिश नागरिक भी रहेंगे, प्लस उनको भारतीय नागरिकता भी दी जाएगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण भारत सरकार का प्रयास था। इस तरह से इन दोनों व्यक्तियों को, यानी जो भारतीय नागरिक हैं, जो विदेशी नागरिक हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, और जो विदेशी नागरिक हैं और भारत में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टार्ट किया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। इसलिए मैंने लिखा है यह एक प्रकार की स्थिति है जिसमें भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये दोनों में अंतर मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर इस पे भी सवाल पूछे तो आप इसको भी बना सकते हैं। तो भटनागर सम्मान मूल रूप से भारतीय नागरिक को ही दी जाती है। तो इसमें क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि भटनागर सम्मान 7 क्षेत्र में दिया जाता है, प्रधानमंत्री देते हैं, CSR इसकी घोषणा करती है, विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, और भारत के नागरिकों को ही मिलेगा, या विदेशी नागरिक को मिलेगा अगर वो भारतीय मूल के हैं तो। इसके बाद इसके बारे में मैंने कुछ और एडिशनल जानकारी आपके सामने रखा है। वो ये है कि जो ये योजना थी जो मैंने आपको बताया
कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI, तो OCI योजना कब स्टार्ट की गई थी? आप देख सकते हैं यहाँ 2005 में स्टार्ट की गई है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोहरी नागरिकता प्रदान करना। तो अगर इन दोनों को जोड़ लिया बढ़िया से तो समझ सकते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं लेकिन वो ब्रिटिश भी है, उनको यह सम्मान दिया जा सकता है। तो इस तरह से यह सम्मान की घोषणा की गई है सितंबर महीने में, जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैंने क्या किया है, भारतीय प्रधानमंत्री को अभी विदेशी सरकारों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सम्मान दिए लगातार। तो मैंने क्या एक लिस्ट बना दिया है जिसमें 2016 से अब तक 2023 तक, अभी लास्ट महीने ग्रीस गए थे वो, वहां भी उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री को जो जो देश की सरकारों द्वारा अपनी देश की सर्वोच्च सम्मान दिए गए उसका मैंने लिस्ट बनाया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, भारतीय प्रधानमंत्री को विदेशी सरकारों द्वारा अपना देश का जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है उनका मैंने एक लिस्ट बना दिया है। इसमें 1 बाई 1 लिस्ट है। आप देख सकते हैं यहां से कि मैंने स्टार्ट किया है सऊदी अरब से। ये सऊदी अरब ने 2016 में दिया। सम्मान का भी नाम आपको रटना है, इसलिए याद रखिएगा सम्मान का भी नाम आप रटिएगा, कंफ्यूजन ना हो, है ना, ये क्लियर होना चाहिए। तो सऊदी अरब ने 2016 में दिया, अफगानिस्तान में ने भी 2016 में दिया। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो फिर फिलिस्तीन की बात है, तो फिलिस्तीन ने 2018 में दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको हम लोग UAE बोलते हैं, जिन्हें लोग उसको शारजा दुबई समझते हैं, तो UAE 2019 में दिया। फिर रशिया ने 2019 में दिया, मालदीव ने 2019 में दिया। याद रखिएगा ये जो सम्मान है उसे आपको रटना होगा, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका ऑर्डर ऑफ जियाद किसको बोलते थे या किस देश का सम्मान है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है और कब दिया गया ये भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त और भी जो देश का लिस्ट है, जैसे बहरीन ने दिया, अमेरिका ने दिया, भूटान ने दिया, फिजी ने दिया, पापुआ न्यू गिनी ने दिया, जो 2023 में इसी वर्ष दिया गया है, फिजी पापुआ न्यू गिनी, है ना। तो ये जो आपको है वो ध्यान रखना है कि कौन कौन देश ने कब कब सम्मान दिया है। इसका लिस्ट अभी और भी लंबा है, तो अगर हम और आगे जाते हैं तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इजिप्ट ने दिया 2023 में, फ्रांस ने दिया 2023 में, और अभी ग्रीस ने दिया 2023 में। तो अगर 2023 की बात करें तो ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, इसके बाद हम देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी और फिजी, इतने देश तो अभी दिए हैं, और पहले 2023 से पहले जितने हैं वो ध्यान रखना है। तो आपको एक तरह से पूरा लिस्ट याद रखना है भारतीय प्रधानमंत्री को जो सम्मान दिया गया है, जहां आपको याद रखना है सऊदी अरब से, सऊदी अरब के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आपको बढ़ना है फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन के बाद UAE, इसके बाद रसिया, इसके बाद मालदीव, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आते हैं बहरीन, बहरीन के बाद USA के बाद भूटान, भूटान के बाद फिजी, फिजी के बाद पापुआ न्यू गिनी, इसके बाद हम आते हैं आगे तो इजिप्ट, इजिप्ट के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद ग्रीस। एक लिस्ट है जिसको आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद मैंने क्या किया है, कुछ सितंबर महीने, अगस्त महीने कुछ महत्वपूर्ण और भी 2-3 सम्मान है, उसको मैंने आपके सामने लिस्टिंग किया है। जैसे उद्योग रत्न सम्मान जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाती है, वो मैंने आपके सामने रखा है। याद रखना है ये सम्मान महाराष्ट्र सरकार का है, क्योंकि रतन टाटा संबंधित है इसलिए इस समाचार को उठाया गया है कि उद्योग रत्न सम्मान जो महाराष्ट्र सरकार की है, किसे दिया गया था? रतन टाटा को, है ना। ये रतन टाटा होगा, ये रतन टाटा टाइप हो गया है, याद रखना है रतन टाटा को दिया गया। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, उसमें बेस्ट मेल और फीमेल कलाकार का नाम को याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में भारतीय फिल्म को प्रदर्शित किया गया, वहां फेस्टिवल होता है, उसको बोलते हैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न। इसके अंतर्गत पुरुष में मोहित अग्रवाल और महिला में रानी मुखर्जी को बेस्ट कलाकार का सम्मान दिया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समाचार है जिसको आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण समाचार और खेलों को बताने का प्रयास किया जिसका संबंध सितंबर और अगस्त महीने से है। उम्मीद है कि आपको लाभ होगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, सितंबर और अगस्त महीने के जितने महत्वपूर्ण खेल और सम्मान हुए हैं उसके मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है,
इसका आंसर कल मैं टेलीग्राम में दे दूंगा और आपको बताने में आसानी होगी। प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। वो ये है, जैसे मैंने हेडिंग में लिखा है, खेल और सम्मान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह से मैं लगातार दूंगा आपको सॉल्व करना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हमेशा आंसर बताऊंगा। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आप लगातार करंट अफेयर्स देना स्टार्ट कर रहा हूं आप लोग को। नया लगातार जो भी समाचार होती है, घटनाएं होती है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अब अगले वीडियो जो मैं भी बनाऊंगा उसमें सब खेल, समाचार, जो भी घटनाएं हो रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, मैं लगातार उसको आपके सामने वीडियो के रूप में रखूंगा। और इससे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो जो प्रश्न बनते हैं, मैं प्रश्न को निकाल दूंगा, आप उसे देखें, आपको बहुत फायदा होगा। तो आज का जो मैंने प्रश्न रखा है वो प्रश्न आपके सामने है, किस भारतीय खिलाड़ी पर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी डाडा जिसको बोलते हैं के द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण समाचार है जो अभी घटित हुई है अभी तत्काल। आपको इसका उत्तर देना है, कल मैं इसका आंसर बताऊंगा, आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाए। इसके बाद है, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा की स्थापना कब की गई थी? क्योंकि प्रतिबंध लगाया गया तो आपको ध्यान रखना कब की गई थी। इसके बाद विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में कितने भारतीयों ने पदक जीती? ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। इसके बाद महिला फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ, जैसे पुरुष का हुआ महिला का भी हुआ। तो आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसे दिया है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 का विजेता कौन से टीम बनी। तीसरा मैंने सवाल इसमें रखा है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 में गोल्डन बूट का सम्मान किसे दिया गया। तो ये 3 बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका उत्तर आप बताएंगे, नेक्स्ट कल मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा। फिर डूरंड कप 2023 का विजेता कौन है। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, आपको बताना है किस शहर में किया गया। इसके बाद मैंने सवाल रखा है कि एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का हॉकी इसमें होगा विजेता, ये इसमें एक वर्ड छूट गया है। एशियाई चैंपियनशिप जो ट्रॉफी हॉकी है किस शहर में किया गया, और इसी को आपको पढ़ना है, यहाँ पर हॉकी शब्द छूट गया है। एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन से देश था, ये याद रखना है। शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता और विजेता का नाम बताना, बड़ा पॉपुलर वो खिलाड़ी रहा है, मैं आपको क्लू दे देता हूँ, अखबारों में काफी छपे हैं अभी, तो आपको नाम बताना है। मैं समझता हूँ परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 10 नंबर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 11 नंबर में है, विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहां किया गया। इसके बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ। मैं बता दूं ये चीन में भी हुआ, इसका आयोजन चीन में हुआ। आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताना है कि भारत को कितना पदक प्राप्त हुआ। इसमें चाइना को प्रथम स्थान मिला है, तो आपको बताना है कि भारत को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ। इसके बाद खेलो इंडिया महिला लीग है जो होती है, आयोजित होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है या अब किस नाम से जाना जाएगा। तो प्रश्न ये है, खेलो इंडिया महिला लीग को अब किस नाम से जाना जाएगा, आपको ये बताना है। इसके बाद है, खेलो इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी जानकारी रखना है। विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत पहली बार कब भाग लिया था, ये आपको बताना है। इसके बाद है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान किसे दिया गया। तो मैं पिछले वीडियो में बताया हुआ था इसके बारे में, अगर आपको याद है तो आप आंसर दे देंगे। इसके बाद ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किस देश का सम्मान है जो भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया। इसी वीडियो में उसका आंसर है, अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान से बना सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है, जॉर्ज लेडली पुरस्कार किस भारतीयों को प्रदान किया गया। तो ये मैंने कुल 18 प्रश्न बनाए हैं जो 1-2 महीना की महत्वपूर्ण घटनाओं से है। आप इसे ठीक से देख ले, समझ ले और आंसर देने का प्रयास करें। कल मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। और इस तरह से हर वीडियो में जो भी घटनाएं होगी, मैं आपको अब घटनाओं की चर्चा करके बताऊंगा कौन कौन सी घटना हुई है। हर घटना को आपको बताना है, मैं बताऊंगा, और उसके बाद आपको उसके आंसर बताने हैं। मैं क्या करूंगा, जो भी घटनाएं हैं घटनाओं को बता दूंगा, उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं महत्वपूर्ण वो मैं सेपरेट कर दूंगा आपको, और इसके बाद आपको इसको बताने का प्रयास करना है। नेक्स्ट जो है, ये आप इसको उतार लेंगे, देख लेंगे वीडियो को,
आंसर को बनाने का प्रयास करेंगे और इस तरह से आपको परीक्षा में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जो ये सम्मान है उसमें आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास किया कि कुछ महत्वपूर्ण खेल और सम्मान जो अगस्त महीने और सितंबर महीने में हुई है, उसकी मैं जानकारी आपको दिया। साथ ही साथ मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं कि अब मैं लगातार आपके सामने करंट अफेयर से संबंधित घटनाओं को दूंगा, घटनाओं की विवेचना करूंगा, प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं मैं समझाऊंगा और मैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न दूंगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। जाते जाते मैं एक बात को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। मैंने प्रारंभ में क्या कहा था? युद्ध हो रही है, लड़ाई चल रहा है, एक छोटा सा बच्चा आगे बढ़ रहा है और वो प्रयास करने का प्रयास कर रहा है। प्रयास करने का प्रयास मतलब ये है वो संघर्ष कर रहा है उस लड़ाई से अपने आप को हटाने का। इस स्थिति में वो आगे बढ़ता है, खेल में अपने आप को आगे बढ़ाता है और दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनता है, जिसे हम नोवाक जोकोविच के नाम से जानते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना प्रयास करें, अच्छे ढंग से प्रयास करें, तो हम भी विभिन्न परिस्थितियों में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।